हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी पिलर पर। और आज का हमारा नया टॉपिक क्या है? जैव विविधता। इस पर करने वाले हम प्रैक्टिस क्लास एमसीक्यू। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 22 मई, ऑप्शन बी 29 मई, ऑप्शन सी 22 दिसंबर या फिर ऑप्शन डी 29 दिसंबर। तो जल्दी से इसका राइट आंसर अपने कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा कि कब मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। जो ये अंतरराष्ट्रीय बायोडाइवर्सिटी डेज है, दिवस है, ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 22 मई को। 22 मई को, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। लेकिन इस क्वेश्चन से जो रिलेटेड है एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है वो भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो, यूएनओ ने, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है ना, यूएनओ, इसने 1992 में ब्राजील में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया था। पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया था कहां पर? ब्राजील में। किसने? यूएनओ ने। कब? 1992 में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया था। और इस आयोजन में विशेष बल दिया गया था किस पर? पर्यावरण के संरक्षण पर। विशेष बल दिया था इसमें पर्यावरण के संरक्षण पर, विशेषकर बल दिया गया था। तो 1993 से ना, 1993 से अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस स्टार्ट कर दिया था सेलिब्रेट करना, मनाना। कब? 29 दिसंबर को। 29 दिसंबर को। तो फिर हमारा राइट आंसर 22 मई क्यों है? देखो, जो 1993 से स्टार्ट किया था ना ये दिवस, तो 29 दिसंबर से स्टार्ट किया था। और ये 2000 तक, सन 2000 तक हर साल सेलिब्रेट किया गया 29 दिसंबर को। लेकिन 2001 से लेकर कंटिन्यू फिर ये 22 मई को सेलिब्रेट किया जाने लगा। 22 मई को। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 22 मई। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है, सारी इंफॉर्मेशन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो ये वर्ड है ना, बायोडाइवर्सिटी, इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में जैव विविधता शब्द, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ऑप्शन ए डब्ल्यू जी रोजेन, ऑप्शन बी थॉमस यूजिन लवजाई, ऑप्शन सी ई ओ विल्सन या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई भी आपका राइट आंसर नहीं है। तो जल्दी से इसका राइट आंसर दीजिएगा। ठीक है, आपको इस शब्द की जगह पे वहां पर लिखा मिल सकता है बायो डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी, ये शब्द भी मिल सकता है और ये शब्द भी आपको मिल सकता है। तो इन शब्दों का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था, ऑप्शन इज द राइट आंसर, वॉल्टर, वॉल्टर जी रोजेन ने। यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, वॉल्टर जी रोजेन। इन्होंने इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था, जैव विविधता शब्द का प्रयोग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। और जो ये ई ओ विल्सन है, इनको जन्मदाता कहा जाता है जैव विविधता का। ठीक है, जैव विविधता का जन्मदाता कहा जाता है किसको? ई ओ विल्सन को। तो इंपॉर्टेंट है ये दोनों नाम आपके एग्जाम के लिए। और एक नाम और याद रखना, जो ये थॉमस यूजिन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने सबसे पहले ना, जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, इस शब्द का प्रयोग किया था। ये है बायो और ये है बायोलॉजिकल। तो इन दोनों में डिफरेंस है थोड़ा सा। यह है जैविक विविधता।
अगर आपसे एग्जाम में पूछे जैव विविधता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो वो रोजेन ने किया था। अगर आपसे जैविक के बारे में पूछे तो इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था थॉमस यूजीन ने। और ई.ओ. विल्सन ये जन्मदाता हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। WWF का अर्थ क्या है? WWF, ये जो हम फाइट देखते हैं ये वो नहीं है। WWF इसका अर्थ बताइए जल्दी से क्या होगा? ऑप्शन ए वेब वर्ल्ड फेडरेशन, ऑप्शन बी वर्ल्ड वन्यजीव फेडरेशन, ऑप्शन सी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई भी आपका राइट आंसर नहीं है। तो जल्दी से इसका राइट आंसर दीजिए। जो ये WWF है इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वेब फेडरेशन, या फिर वर्ल्ड वन्यजीव फेडरेशन, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, या फिर इनमें से कोई भी आपका राइट आंसर नहीं है। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में इसका राइट आंसर दीजिएगा। WWF का अर्थ होता है वर्ल्ड वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, यानी ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। तो ये इसकी फुल फॉर्म है, ये बिल्कुल याद रख लेना। और ये ना जो ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है ये 1961 में स्थापित एक अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है। क्या ये एक अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है? ये क्या है? गैर सरकारी संगठन है ये इंटरनेशनल लेवल पर। और इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वो कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड लिख देता हूं यहाँ पर, स्विट्जरलैंड, यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय। जो ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है इसकी स्थापना 1961 में हुई थी और ये एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है। इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में और ये दुनिया का सबसे बड़ा संरक्षण संगठन है। ये भी याद रखना। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा संरक्षण संगठन कौन सा है, तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। तो ये क्वेश्चन बनते हैं इससे कुछ इंपॉर्टेंट। और एक चीज और देख लो, इसका जो प्रतीक होता है ना, इसका जो प्रतीक चिन्ह होता है वो होता है चीची। चीची नाम का एक पांडा होता है, चीची नाम का एक पांडा होता है। ये एक प्रतीक होता है, प्रतीक चिन्ह कह सकते हो आप इसको। चीची के नाम का एक विशाल पांडा होता है। ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का क्या होता है? प्रतीक चिन्ह होता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में यूएनसीडी 1992 में किस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे? जल्दी से बताइए। जो मैंने आपको पहले क्वेश्चन में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई थी ना कि 1992 में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था यूएनओ के द्वारा, तो वही चीज है ये भी। ठीक है, तो इसमें किस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे? एजेंडा 21 पर हस्ताक्षर किए गए थे, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, एजेंडा 21। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। कौन सा राज्य साइलेंट वैली परियोजना से संबंधित है? साइलेंट घाटी भी कह सकते हो और इसको शांत घाटी भी कह सकते हो आप। शांत घाटी परियोजना भी कह सकते हो। ठीक है, जो ये साइलेंट वैली परियोजना है, शांत घाटी परियोजना, ये कौन से राज्य से संबंध रखती है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी केरला, ऑप्शन सी उत्तराखंड और ऑप्शन डी इनमें से कोई भी आपका राइट आंसर नहीं होगा। तो जल्दी से इसका राइट आंसर दीजिए। शांत घाटी परियोजना ये कौन से राज्य से संबंध रखती है? ये संबंधित है केरल राज्य से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पजल मत होना, एक है शांत घाटी और एक है फूलों की घाटी। अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है इनमें से एक। तो शांत घाटी परियोजना कहां पर है? ये केरल में। और फूलों की घाटी ये है उत्तराखंड में। तो ये दोनों ही आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को याद रखना है।
जो ये साइलेंट वैली है ना, जो ये साइलेंट वैली परियोजना है, ये एक पन बिजली परियोजना है। क्या ये पन बिजली पन बिजली परियोजना है। चांद घाटी परियोजना कहाँ पर है? ये केरल राज्य में है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है। और आपको कुछ पर्यावरण आंदोलन के बारे में बता देता हूँ। कुछ पर्यावरण आंदोलन हुए थे भारत में। एक हुआ था सबसे जो इम्पोर्टेंट है, चिपको आंदोलन। आपने एक यानी ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। चिपको आंदोलन यह पर्यावरण से संबंधित है। ऐसा भी पूछ सकता है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? पर्यावरण से संबंधित है, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। और इसका नेतृत्व किसने किया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने। बहुगुणा बहुगुणा सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है। श्री बहुगुणा भी कह सकते हो आप इसको। इसके नेतृत्व में इस आंदोलन को चलाया गया था उत्तराखंड में। कहाँ पर? उत्तराखंड में। शहर का नाम भी यानी राज्य का नाम भी इम्पोर्टेंट है। उत्तराखंड में चिपको आंदोलन स्टार्ट किया था श्री बहुगुणा ने। कब? 1973 में, ठीक है। और एक है आपका जंगल बचाओ आंदोलन, ठीक है। एक मिनट रुकना बच्चों। सॉरी बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, जंगल बचाओ आंदोलन, जंगल बचाओ आंदोलन, ठीक है, ये स्टार्ट किया गया था। कहां पर? ये झारखंड में। झारखंड क्षेत्र के जो खारे जंगल की रक्षा के लिए चलाया गया था। किसके द्वारा? जो सिंहभूम के आदिवासी हैं, सिंहभूम सिंहभूम के जो आदिवासी है ना, उनके द्वारा 1982 में ये चलाया गया था जंगल बचाओ आंदोलन। और एक है आपका ये आंदोलन, क्या नाम है इसका? खेजड़ली खेजड़ली आंदोलन। यहाँ पर लिख देता हूँ, खेजड़ली आंदोलन। खेजड़ली आंदोलन ये भी पर्यावरण आंदोलन से संबंधित है। और ये अमृता देवी के नेतृत्व में चलाया गया था। अमृता देवी के नेतृत्व में चलाया गया था। और कहाँ पर? राजस्थान में। तो ये सारे चीजें आपको याद रखनी है। एक तो खिजड़ली आंदोलन अमृता देवी के नेतृत्व में राजस्थान में। जंगल बचाओ आंदोलन सिंहभूम के जो आदिवासी है उनके द्वारा चलाया गया। चिपको आंदोलन ये श्री सुंदरलाल बहुगुणा इनके नेतृत्व में चलाया गया था। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान यूनेस्को विश्व विरासत स्थल की सूची में आता है? इनमें से इनमें से कौन सा स्थान है जो यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में आता है? ऑप्शन ए फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जो कहां पर है? अभी मैंने आपको बताया था उत्तराखंड में है। और ये नंदा देवी पर्वत है, जो ये नंदा देवी। और ऑप्शन सी आपका ए और बी दोनों। ऑप्शन डी इनमें से कोई भी आपका राइट आंसर नहीं है। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में इसका राइट आंसर दीजिएगा कि इनमें से जो ये स्थान है ना, इन स्थानों में से कौन सा स्थान है जो यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया है, सूची में आता है। ठीक है, तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो, जो फूलों की घाटी है ये भी आती है यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में। और नंदा देवी भी आती है। यानी ऑप्शन सी है जो, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अब देखो कुछ इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। जो ये फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, ये कहाँ पर है? उत्तराखंड के चमोली जिले में। कहाँ पर है? उत्तराखंड के चमोली चमोली जिले में है ये फूलों की घाटी। ठीक है। और यहाँ पर है ना, यानी जो ये राष्ट्रीय उद्यान है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पर ऐसे ऐसे जो जानवर पाए जाते हैं जो बहुत ही कम देखने को पाए जाते हैं। एशियाई जैसे एशियाई काला भालू, देखा आपने कभी? काला भालू,
एशियाई काला भालू, हिम तेंदुआ, भूरा भालू और एक है भूरा भालू और नीली भेड़। नीली भेड़। तो ये यहाँ पर कुछ ऐसे पशु देखे जाते हैं जो बहुत ही कम होते हैं। ठीक है। और जो ये नंदा देवी जो राष्ट्रीय उद्यान है, ये ये भारत के दूसरे सबसे ऊंचे पर्वत पर स्थित है। ये पर्वतीय जंगल है। जो ये नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है ना, ये पर्वतीय जंगल के लिए फेमस है। इसलिए फेमस है, पर्वतीय जंगल के लिए फेमस है। और ये नंदा देवी जो राष्ट्रीय उद्यान है, ये भारत का जो दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है उस पर स्थित है। नंदा देवी ये भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जो पर्वत है, नंदा देवी पर्वत है, उस पर स्थित है। ठीक है। ये तो है। देखो, दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है भारत का? नंदा देवी। तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? पहले नंबर पर जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो कौन सा है? कंचनजंगा। कंचनजंगा नाम सुना है? कंचनजंगा यहाँ पर लिख देता हूं, कंचनजंगा। ये भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति है जो संकटग्रस्त प्रजातियों के IUCN वर्गीकरण में नहीं है? IUCN के वर्गीकरण में नहीं है। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए विलुप्त प्रजाति, ऑप्शन बी असुरक्षित, ऑप्शन सी हानिकारक और ऑप्शन डी इनमें से कोई भी आपका राइट आंसर नहीं है। देखो, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी प्रजाति है जो संकटग्रस्त प्रजातियों के IUCN वर्गीकरण में नहीं आती। तो जल्दी से इसका राइट आंसर दीजिए। कौन सी प्रजाति ऐसी है जो IUCN इसमें नहीं आती, इसके वर्गीकरण में नहीं आती? सबसे पहले आप ये देखो, ये है क्या? IUCN, इसकी फुल फॉर्म एग्जाम में अक्सर पूछ ली जाती है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। और इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में। और इसकी स्थापना 1948 में। तो ये चीजें याद रख लेना। तो बताइए जल्दी से, कौन सी प्रजाति है जो संकटग्रस्त प्रजातियों के इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के वर्गीकरण में नहीं आती? तो जो हानिकारक प्रजाति है, ये नहीं आती IUCN में। यानी ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो, निम्नलिखित में से भारतीय जो विविधता से हॉटस्पॉट है, इनमें कौन सा अक्षेत्र आता है? आपके पास जो ये चार ऑप्शन है, इसमें से कौन सा अक्षेत्र है जो भारतीय बायोडाइवर्सिटी के जो हॉटस्पॉट अक्षेत्र हैं उनमें आता है? वैसे टोटल विश्व में ना 36 अक्षेत्र हैं जो जैव विविधता अक्षेत्र है, यानी जैव की जो जीवों की जो विभिन्नताएं पाई जाती है ना, जो इसका मतलब पता है क्या होता है? जैव विविधता का मतलब होता है जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नता। जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नता। ठीक है। तो जो ऐसे कौन से यानी हॉटस्पॉट हैं पूरे विश्व में ना, ये 36 हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं ऐसे, जहां पर ज्यादातर ये जैव विविधताएं पाई जाती है। ऑप्शन ए। लेकिन हमें क्या क्या पता लगाना है? हमारा क्वेश्चन क्या है? हमें भारतीय के बारे में बताना है। यानी निम्नलिखित में से भारतीय जैव विविधता हॉटस्पॉट कौन सा है क्षेत्र? इनमें से
ऑप्शन ए पश्चिमी घाट, ऑप्शन बी अरावली की हिल्स, ऑप्शन सी लाल पहाड़ियां, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी आपका राइट आंसर नहीं है। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। भारत में 4 क्षेत्र हैं। भारत में 4 हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं। ये हॉटस्पॉट मोबाइल वाला हॉटस्पॉट नहीं है, जहां पर ज्यादातर जो जियो में भी भिन्नताएं पाई जाती हैं वो होते हैं हॉटस्पॉट क्षेत्र। तो भारत में कितने हैं? 4। और पूरी दुनिया में कितने हैं? 36। तो वो 4 क्षेत्र कौन कौन से हैं? एक तो है हिमालय, हिमालय वाला क्षेत्र, और एक है इंडो बर्मा वाला क्षेत्र, इंडो बर्मा वाला क्षेत्र, और एक है पश्चिमी घाट, एक है पश्चिमी घाट, और लास्ट हमारा सुंदरवन, सुंदरवन क्षेत्र। तो ये 4 क्षेत्र है, हिमालय, हिमालय वाला क्षेत्र, इंडो बर्मा, पश्चिमी घाट और सुंदरवन। तो ये 4 क्षेत्र हैं जो हॉटस्पॉट क्षेत्र कहे जाते हैं भारत के। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर, पश्चिमी घाट। निम्नलिखित में से क्या जानवरों और पौधों की जो दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजाति है उनके दस्तावेजीकरण के लिए स्थापित किया गया है? यानी जो जानवर या पौधे हैं, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी जो ये बुक है, जैसे ग्रीन डेटा बुक है, रेड डेटा बुक, ब्लू डेटा बुक है, ठीक है, ये जो जानवर है पौधे की जो दुर्लभ या लुप्तप्राय प्रजाति है इनके दस्तावेजीकरण में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो जल्दी से बताइए इनमें से किसका यूज किया जाता है? अगर कोई प्रजाति है, चाहे वो जानवर की हो या पौधे की है, अगर वो लुप्त हो रही है तो उसको डिनोट करने वाली कौन सी बुक है? ऑप्शन ए ग्रीन डाटा बुक, ऑप्शन बी रेड डाटा बुक, ऑप्शन सी ब्लू डाटा बुक। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो, विलुप्त होना यानी खतरे की बात है, तो खतरे का निशान क्या होता है? लाल, यानी रेड। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है, रेड डाटा बुक, रेड डाटा बुक। तो रेड डाटा बुक है ना, डेटा बुक भी कह सकते हो, डाटा बुक भी कह सकते हो। ये क्या है? जानवर और जो पौधों की दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजाति है इनके दस्तावेजीकरण के लिए स्थापित किए, यानी स्थापित दस्तावेज है ये। ठीक है, और जो ये ब्लू ब्लू डेटा बुक है, ब्लू डाटा बुक है, ये प्रजातियों का जो प्रजातियों का की जो संरक्षण है, उनका जो संवर्धन है, उनकी जानकारी देता है। जो ब्लू डाटा बुक है, ये लिख देता हूं यहाँ पर, प्रजातियों का, प्रजातियों की पारिस्थिति पारिस्थितिकी और संरक्षण, संवर्धन जानकारी देता है। ठीक है, जो ये ब्लू डेटा बुक है, डाटा बुक है, ये प्रजातियों की संरक्षण और संवर्धन पर जानकारी देता है। और जो ये ग्रीन डेटा बुक है, जो ये ऑप्शन है ना आपका, ग्रीन डेटा बुक है, ये 200 से अधिक अर्थव्यवस्थाओं के लिए प्रमुख पर्यावरणीय आंकड़े देता है। 200 से ज्यादा अर्थव्यवस्थाओं के लिए प्रमुख पर्यावरणीय आंकड़े प्रदान करता है ग्रीन डेटा बुक। और देखो, रेड क्वेश्चन ज्यादातर यही पूछा जाता है, जो अगर जो जानवर वगैरह लुप्त होते हैं, वो जो पौधों की प्रजातियां वो लुप्त होती हैं, तो वो कहाँ पर स्थापित की जाती हैं ये चीजें? तो रेड डाटा बुक में। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जैव विविधता दिवस, नहीं, जैव विविधता कितने प्रकार की होती है? जो जीवों में विविधताएं होती हैं कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो जल्दी से इसका राइट आंसर दीजिएगा। 3 प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती हैं जीवों में, यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। कौन कौन सी? एक तो आनुवांशिकी, आनुवांशिकी, आनुवांशिक विभिन्नता, और एक होती है प्रजातीय विभिन्नता, और एक होती है पारितंत्र, पारितंत्र विभिन्नता। तो ये 3 विभिन्नताएं पाई जाती हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव
विविधता दिवस यानी वर्ष कब मनाया जाता है? देखो, दिवस तो मनाया जाता है कब, अभी हमने पढ़ा था 22 मई को मनाया जाता है, और पहली बार मनाया गया था 29 दिसंबर को। लेकिन अब कंटिन्यू कब है, यानी 2001 से लगातार अब ये 22 मई को सेलिब्रेट किया जाता है दिवस के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। लेकिन हमें क्या बताना है, वर्ष कब मनाया गया था जो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस वर्ष है, ये कब मनाया गया था? ऑप्शन ए 2000 में, ऑप्शन बी 2001 में, ऑप्शन सी 2010 में, या फिर ऑप्शन डी 2020 में। तो ये वर्ष कब मनाया गया था? 2010 में। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। जो इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी ईयर है, ये मनाया गया था 2010 में। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। अब चलते हैं, देखो कुछ ये फुल फॉर्म है जो एग्जाम में आ सकती है। एक तो है IUCN, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, CBD, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, और CITES, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड फॉर इंडेंजर्ड स्पीसीज, और NBA, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। तो ये चार फुल फॉर्म्स हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। ये चारों ही आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसको याद रख लेना। तो यहीं पर होती है आज की हमारी क्लास, को करते हैं ऑफ। थैंक यू सो मच। कल मिलेंगे न्यू क्लास में, न्यू सेशन और न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।